व्यूअर्स, वेलकम टू लोक सेवक द स्टडी आईक्यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत के आर्थिक विकास की दिशा में ये एक लैंडमार्क साबित होने जा रहा है। और करंट फिस्कल ईयर में यानी 2022-23 की अगर बात की जाए तो 2022-23 में भारत 100 बिलियन डॉलर का जो एफडीआई है रिसीव करने वाला देश बन जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होने जा रहा है। क्या अगर हम पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड देखें, एफडीआई जो भारत में रिसीव हुआ है उसका एनालिसिस करें और उसके बाद हम इस दृष्टिकोण पर आते हैं कि निश्चित रूप से 2014-15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत में जिस तरीके से जो नीतियां लाई गई हैं, जिस तरीके से डूइंग बिजनेस इंडेक्स को सुधारने का प्रयास किया गया है, उसने भारत को एक बूस्ट किया है, भारत को एक वो थ्रस्ट दिया है जहां से एफडीआई भारत अट्रैक्ट करने में सफल हो पाया है। और साथ ही साथ 2003-4 की अगर हम बात करें, 2003 और अगर 4 में देखा जाए तो भारत जो है 2003-4 में लगभग भारत जितना एफडीआई रिसीव कर रहा था उस एफडीआई के कंपैरिजन में 2022 तक लगभग 20 वर्षों में भारत का ये जो एफडीआई रिसीव हुआ है वो कितने गुना बढ़ा है। साथ ही साथ चाइना ने अपना 100 बिलियन डॉलर फर्स्ट टाइम किस ईयर में अचीव किया था और भारत कितने वर्षों पीछे रहा है, इन सभी विषयों पर हम गंभीर एक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और पूरा एक कोर्स जो है यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई फीस नहीं है, अपलोड किया जा रहा है, जिसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आप अपने सुझाव हमको दे सकते हैं ताकि आपके अकॉर्डिंग कोर्स को जो है उसमें ज़्यादा फ्रेंडली बनाया जा सके, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारा ये टॉपिक है आज का, द हिंदू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सोर्सेज से कहा गया है कि भारत जो है, जो करंट हमारा फिस्कल ईयर चल रहा है, वित्तीय वर्ष है, उस वित्तीय वर्ष में 2022 और 23 का है, इसमें भारत 100 बिलियन डॉलर का एफडीआई जो है प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। क्या इसके पीछे कारण है, इस पर पूरी चर्चा करते हैं। और 2021 में हमें कितना एफडीआई मिला तो उसको भी देखते हैं। 2021-22 की अगर बात की जाए तो भारत ने जो एफडीआई रिसीव किया है वो हाईएस्ट एवर रहा है। अब तक का सर्वाधिक जो है भारत ने एफडीआई जो रिसीव किया है वो 2021-22 में किया है। और ये हमारा कितना रहा है, ये एफडीआई हमारा जो है वो 83.6 बिलियन डॉलर का है। तो 83.6 बिलियन डॉलर भारत ने 2021-22 में किया है। और ये जो करंट फिस्कल ईयर है 2022-23 का, उसमें भारत को 100 बिलियन डॉलर जो है का टारगेट अचीव करना है। हिस्टोरिकल लैंडमार्क ये साबित होगा भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के विकास के लिए। और इंडिया ये कैसे संभव कर पाया, इसके लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो पिछले अगर हम देखें 8 सालों में मोदी जी की सरकार में जिस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसने एक बहुत बड़ा बूस्ट का काम किया है, वो थ्रस्ट दिया है, जिसके चलते भारत जो है आज 100 बिलियन का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और ये कुछ ही दिनों, हफ्तों या महीनों की बात हो सकती है कि जब आप ये गुड न्यूज़ सुनेंगे कि भारत ने एक निश्चित दिनांक को 100 बिलियन डॉलर का जो एफडीआई है वो रिसीव कर लिया है। भारत ने पिछले अगर देखा है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी निरंतर प्रोग्रेस करी है और ये एक बड़ा कारण रहा है भारत के एफडीआई की दिशा में। इस एफडीआई की अगर बात की जाए जो हमको 2021-22 में मिला है वो 101 कंट्रीज से आया है, यानी 83.6 बिलियन डॉलर जो हमको रिसीव हुआ है 2021-22 में, वो 101 देशों से, कंट्रीज से हमारे पास एफडीआई आया है। और 31 जो हमारी 31 जो है यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जो हैं वहाँ पर ये अलग अलग क्षेत्र में लगभग 57 सेक्टर्स हैं जिनमें ये निवेश हुआ है। और ये इन्वेस्टमेंट जो आया है वो लिबरल जो पॉलिसीज़ हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ हैं। भारत ने साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार बहुत सूचकांक है उसमें भी जो है अपनी स्थिति को सुधारा है। तो अगर हम देखें ये सारे सेक्टर जो भारत के नीतिगत निर्णय थे और उन्होंने बहुत जो है रोल प्ले किया है पॉलिसी ने। और साथ ही साथ जो ऑटोमेटिक रूट हमारा है, यानी हमारे पास जो एफडीआई आता है वो 2 रूट से आता है, एक ऑटोमेटिक रूट से आता है और एक गवर्नमेंट रूट से आता है। इस पर भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये अधिकतर जो सेक्टर्स हैं हम उसको ले आए हैं ऑटोमेटिक रूट में, यानी कोई भी विदेशी फर्म या एनआरआई जो भारत में निवेश करना चाहता है वो ऑटोमेटिक रूट से 100% तक निवेश कर सकता है अधिकतर क्षेत्रों में। और ये एक बड़ा कारण इस दिशा में रहा है।
अगर हम पिछले 5 वर्षों के ट्रेंड को देखें अपने एफडीआई के फ्लो को कि किस तरीके से भारत में आया, तो 2018 और 19 की बात अगर की जाए तो 2018-19 में भारत में $62 बिलियन का जो है एफडीआई आया। फिर अगले ही वर्ष अगर देखें तो इसमें वृद्धि हुई है और 2019-20 में ये $74.39 बिलियन हो गया। फिर 2020-21 में ये 81.97 बिलियन हुआ और 2021-22 में ये 83.57 बिलियन, लगभग अगर 2020-21 से 2021-22 में देखा जाए तो ये $1.60 बिलियन अधिक रहा है। और अब भारत को जो भारत का लास्ट स्टेप है अभी इस सिनारियो में कि कब भारत $100 बिलियन का निवेश प्राप्त करेगा, तो ये हम यहाँ पर अभी वी आर हेयर, अभी हम यहाँ पर हैं और हमें पहुँचना कहाँ है, यहाँ पहुँचना है $100 बिलियन पर। और ये निश्चित रूप से इस फिस्कल ईयर में संभव होने जा रहा है। अगर हम इसको एक चार्ट पे, पाई चार्ट में इसका एनालिसिस करें तो 2021-22 में जो हमारा रहा है वो लगभग 27.7% का रहा है, 2018-19 में 20.5% और इसी तरीके से 2020-21 में 27.1 और 2019-20 में 24.6%। तो निरंतर भारत को अगर आप देखें 2018-19 से अगर देखें तो भारत का पाई चार्ट जो है ये सेगमेंट भारत का बड़ा होता जा रहा है। और निश्चित रूप से अभी जब आप नेक्स्ट वीडियो आएगा जब भारत एफडीआई $100 बिलियन रिसीव करेगा तो इस पाई का स्वरूप कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है वो अगर हम पिछले 2003 और 4 के कंपैरिजन से देखें, जब भारत में 2003-4 में यूपीए सरकार थी और अटल जी की गवर्नमेंट संभवतः जा चुकी थी, उस समय अगर देखा जाए तो उस समय से भारत जो है 20 गुना अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्राप्त कर रहा है। और 2003-4 में भारत का जो टोटल एफडीआई रिसीव हुआ था वो 4.3 बिलियन था। तो आप देख सकते हैं कि 4.3 से 2021-22 में भारत कहाँ आ गया है, $83.6 बिलियन पर आ गया है। इट्स ए ग्रेट लीप टूवर्ड्स द डेवलपमेंट। और अगर हम 2014-15 से देखें जब प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से अगर एफडीआई की बात की जाए तो 2014-15 में जो भारत का एफडीआई था वो 2014-15 में 45.15 बिलियन था, 45.15 बिलियन था। और अगर हम वर्तमान में इसको देखें तो ये 83.57 बिलियन हो गया है। और अगर 2021-22 से देखें लास्ट को कंपैरिजन में कोविड पैंडेमिक के बैकग्राउंड में, यूक्रेन क्राइसिस के बैकग्राउंड में, तो इसमें $1.6 बिलियन की जो है अधिक वृद्धि हुई है। और ये भारत की जो मजबूत आर्थिक स्थिति है, जो भारत की आर्थिक नीतियाँ हैं उसकी जो है गतिशीलता को प्रतिबंधित करती हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी है और अब शीघ्र ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने की दिशा में अग्रसर है जब भारत सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने में सफल होगा। अगर इसी पूरे डिस्क्रिप्शन को चार्ट में देखें तो 2003-4 में सिर्फ 3.2% हमारे पास जो एफडीआई आ रहा था, लेकिन 2021-22 में देखें ये कितना हो गया है, 62.8%। ये लगभग 20 गुना होता है। और अगर 2014-15 में देखें तो ये 2014 से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल दुगना हो गया है। तो इस तरीके से भारत का जो विदेशी निवेश है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है। और अगर टोटल एफडीआई इनफ्लो की बात की जाए जो कि 2000 के बाद आया है तो उसमें भी अगर हम देखें, अगर मोदी गवर्नमेंट का एनालिसिस करें तो टोटल एफडीआई इनफ्लो इन द कंट्री इन द लास्ट जो 20 साल हैं उसमें अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ $887 बिलियन का निवेश हुआ है। यानी 2000 से 2022 तक अगर भारत का में जो विदेशी निवेश आया है वो टोटल विदेशी निवेश जो आया है $857 बिलियन आया है। और इस टोटल एफडीआई का जो 8 वर्षों में पिछले आया यानी अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच में वो $523 बिलियन रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल एफडीआई है जो हमें 22 वर्षों में प्राप्त हुआ है। यानी 22 वर्षों में भारत का जो एफडीआई आया है वो $847 बिलियन का आया है। लेकिन अगर इसके 40% की बात की जाए तो पिछले 8 वर्षों में आया है और ये कितना रहा है, $523 बिलियन का रहा है, जो कि मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। तो ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि जिस प्रकार से पिछले 8 वर्षों में नीतिगत निर्णय हुए हैं, जिस प्रकार से करप्शन इंडेक्स में
सुधार करने का प्रयास किया गया है, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में को सुधारने का प्रयास किया गया है, उसके चलते भारत की इकनॉमी में एक गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें तो चाइना का जो एफडीआई है वो 2022 में अगर बात की जाए तो चाइना का एफडीआई 2022 में 20.2% की उसमें वृद्धि हुई है, और ये जो टोटल एफडीआई है वो 138.4 बिलियन डॉलर है, जिसमें इंक्रीज कितना हुआ है 20.2% का हुआ है 2021 की तुलना में। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो चाइना अभी भी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना हुआ है एफडीआई प्राप्त करने के लिए, लेकिन चाइना ने अपना जो 100 बिलियन किया था वो 2005 में किया था, और 2005 और भारत जो है लगभग 2022 में इस चीज़ को प्राप्त कर लेगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत और चाइना के एफडीआई में 100 बिलियन का जो लैंडमार्क है उसे प्राप्त करने में लगभग 15-16 वर्षों का अंतर आ रहा है, और यही अंतर जिस तरफ अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर जी, जिन्होंने भारत के 3 ब्लेंडर्स को जो है मेंशन किया था कि भारत से 3 क्या सी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, तो उसमें से एक उन्होंने माना था कि 1991 की जो भारत की आर्थिक उदारीकरण की नीति थी वो बहुत देर से शुरू हुई। चाइना में वो 1978 में ही पॉलिसी आ गई थी। यानी चाइना का लिबरलाइजेशन जो है भारत की तुलना में लगभग 15 वर्षों पुराना है, जिसके चलते चाइना भारत से काफ़ी आगे निकल गया, और भारत में ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी यानी जो एलपीजी की जो नीति आई वो जो है लगभग 15 वर्षों बाद आई, और उसी का प्रभाव अगर हम देखें तो हमारे एफडीआई में भी आता है कि भारत लगभग उस टारगेट को यानी $100 बिलियन के टारगेट को अचीव करने के लिए लगभग 15 वर्षों चाइना से पीछे चल रहा है। अगर हम दुनिया के टॉप एफडीआई कंट्रीज देखें जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है, जिनका एफडीआई भारत में आया है, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉप 5 कंट्रीज़ में जो है पहले नंबर पर सिंगापुर है, और सिंगापुर का जो ऑलमोस्ट 27% हमारा टोटल एफडीआई का जो आया है वो सिंगापुर से आ रहा है। यानी 83.6 बिलियन डॉलर का जो हमारा एफडीआई आया है, उस 83.6 का 27% कहाँ से आ रहा है, वो सिंगापुर से आ रहा है। फिर इसके बाद यूएसए से हमारा 18% आ रहा है 83.6 का, और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे मॉरिशस है, मॉरिशस से 16% है, और इसी तरह नीदरलैंड और फिर स्विट्जरलैंड टॉप 5 में अपनी एंट्री रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट वाइज इंडिया में किस स्टेट को जो है सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला, तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो टॉप 5 स्टेट्स की बात की जाए तो उसमें पहले नंबर पर कर्नाटका है। कर्नाटका को 38% एफडीआई मिला है। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटका की जो राज्यवार अगर स्थिति देखी जाए तो कर्नाटका में जिस तरीके का आर्थिक वातावरण है, जिस तरीके की आर्थिक नीतियां हैं वो ज़्यादा एफडीआई फ्रेंडली हैं, और जिसके चलते कर्नाटका जो है अधिक एफडीआई को प्राप्त करने में सफल हुआ है। 38% ऑलमोस्ट 40% आप कह सकते हैं टोटल एफडीआई का इनफ्लो जो है वो कर्नाटका में आया है। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 26% है, फिर दिल्ली है जहाँ 14% है, और बाद में तमिलनाडु और हरियाणा ये चौथे और 5वें नंबर पे हैं। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने सर्वाधिक जो है एफडीआई रिसीव किया है। किन सेक्टर्स में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एफडीआई आ रहा है वो किन सेक्टर्स में आ रहा है। तो अगर हम सेक्टर वाइज इसका एनालिसिस करें तो मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी इनफ्लोज ऑफ कर्नाटका हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द सेक्टर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कर्नाटका में जो सबसे ज़्यादा आया है एफडीआई वो सर्वाधिक आया है किसमें, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आया है, और ये 35% है। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है ये 35% है। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें जो है लगभग 20% का आया है, और फिर एजुकेशन में जो है ये 12% आया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा अलग अलग सेक्टर है उन सेक्टर में अभी भी लीडिंग सेक्टर जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बना हुआ है। फिर अगर हम एनालिसिस करें, इसका माइन्यूट एनालिसिस करें एफडीआई इनफ्लो का, तो भारत में एक जो सबसे तेज़ी से उभरता हुआ सेक्टर है जहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें जो है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ा है, ये भारत की आत्मनिर्भर नीति जो है, आत्मनिर्भर भारत योजना, इसका इस पर प्रभाव दिखता है। साथ ही साथ भारत में मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है, मेक इन इंडिया ने भी भारत को इस दिशा में बहुत तेज़ी से पुश फॉरवर्ड किया है, और भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है इम्पॉर्टेंट तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें 76% की जो है वृद्धि हुई है 2021-22 में, और ये जो है टोटल अमाउंट कितना बनता है 21.34 बिलियन डॉलर। कंपेयर अगर इसको हम करें 2020-21 से तो 12.9 बिलियन डॉलर, यानी 2020-21 में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना आ रहा था 12.9 बिलियन डॉलर आया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई। लेकिन ठीक एक वर्ष बाद 2021-22 में हमारे पास कितना आया है 21.34 बिलियन डॉलर आया है, और ये जो वृद्धि दिखा रहा है ये 76% की दिखा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो राइज आया है वो 76% का 2021-22 में है, और इट्स ए ग्रेट जंप टू। फिर इस सेक्टर वाइज को अगर हम कंप्यूटर सेक्टर को भी देखें तो अगर हम उसका पूरा एनालिसिस करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैज इमर्ज एज द टॉप रिसिपिएंट सेक्टर ऑफ एफडीआई इक्वलिटी इनफ्लो ड्यूरिंग द 2021-22 विद अराउंड 25% शेयर, फॉलोड बाय सर्विस सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसा कि अभी हमने आपसे इस पर चर्चा करी है। फिर अंडर द सेक्टर अगर इसकी बात करी जाए कि किन किन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो हमारा निवेश आया है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में वो कौन से स्टेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्राप्त किया है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इन्वेस्टमेंट देखें जो एफडीआई आई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो टोटल अमाउंट आया है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट का, उसका 53% जो आया है वो कर्नाटका में आया है। 53% कहाँ आ रहा है? कर्नाटका में आ रहा है। फिर दिल्ली में कितना आ रहा है? 17% आ रहा है, और महाराष्ट्र में आ रहा है 17% आ रहा है। तो महाराष्ट्र और दिल्ली दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, और यहाँ पर भी यहाँ जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी जो सिलिकॉन एक तरीके से कह सकते हैं सिलिकॉन इंडस्ट्री, वो भारत की जो है 3 राज्यों में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है, उन्नति कर रही है। उसमें लीडिंग स्टेट जो है हमारा वो कर्नाटका है, फॉलोड बाय जो है दिल्ली महाराष्ट्र है। द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो है अगर उसको हम देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो और इंडोर्समेंट ऑफ द स्टेटस एज ए प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अमंग्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी जब किसी देश में निवेश आने लगता है और जब उसकी दर बढ़ती है तो ये माना जाता है कि वो एक प्रीफर्ड जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस क्षेत्र को, उस गंतव्य को, उस डेस्टिनेशन को पसंद कर रहे हैं। और एफडीआई फ्लो हैज़ इंक्रीज 23% पोस्ट कोविड, यानी मार्च अगर हम कोविड के कंपैरिजन में देखें तो पोस्ट कोविड में यानी मार्च 2020 से मार्च 2022 तक हमारा 171.84 बिलियन डॉलर आया है। और अगर यही बात हम 2018 से 2022-20 की देखें तो ये 141.10 बिलियन डॉलर रहा है। यानी पोस्ट कोविड में भारत का जो निवेश था उसके कंपैरिजन में अब कोविड के बाद भी भारत में जो निवेश है वो लगातार बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि जो हुई है वो 23% की हुई है, और टोटल हमारा जो निवेश हुआ है वो हमारा निवेश 171.84 बिलियन डॉलर का रहा है। फिर एफडीआई इनफ्लोज राइज बाई 23% पोस्ट कोविड, यानी अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो भारत में ये 23% की वृद्धि हुई है। पोस्ट कोविड में हमारे पास 23% की वृद्धि आई है, जबकि कोविड से पहले की अगर बात की जाए 2018 से 20 की तो भारत का जो हमारा निवेश था वो 141 बिलियन डॉलर का था। तो रिफॉर्म्स जो सरकार ने लिए हैं, लिबरलाइजेशन के गाइडलाइंस इसके लिए जारी की गई हैं, रेगुलेशन बनाए गए हैं, और फिर अननेसेसरी जो हैं कंप्लाइंस है उनको रिड्यूस किया गया है, कॉस्ट को कम किया गया है, और ईज़ ऑफ द डूइंग बिजनेस को जो है इम्प्रूव किया गया है, इन्हेंस किया गया है। ये वो सारे फैक्टर रहे जिन्होंने भारत को इस दिशा में आगे बढ़ाया है। और फिर भारत सरकार ने कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे कि भारत सरकार ने बैंक्रप्सी कोड IBC को जो है इंट्रोड्यूस किया है। इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस have improved from 142nd in 2014 to 63 in 2022। अगर भारत की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स देखी जाए तो 2014 में भारत 142वें रैंक में था, और 2022 में भारत कितने रैंक पर आ गया है? 63 रैंक पर आ गया है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा जिसके चलते भारत 100 बिलियन डॉलर को अचीव करने में सफल हुआ है। एफडीआई अंडर सेक्टर इज परमिटेड ईदर थ्रू द ऑटोमेटिक सेक्टर, ये जो एफडीआई आता है या तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है और एक गवर्नमेंट रूट के थ्रू आता है। अंडर द ऑटोमेटिक रूट की अगर हम बात की जाए तो जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन है या कंपनी है डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको भारत सरकार से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो सेक्टर जो है ऑटोमेटिक रूट में है वहां कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है या कोई कंपनी है इंडियन वो इन्वेस्ट कर सकती है। वेयर एज अंडर द गवर्नमेंट रूट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड प्रायर टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट रूट से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक मानी
मानी जाती है। और अगर कुछ हम ऑटोमेटिक रूट के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र देखें, सेक्टर देखें जहां 100% तक निवेश है, तो ऑटोमोबाइल में 100% तक आ सकता है, ऑटोमेटिक रूट है। बायोटेक्नोलॉजी ग्रीन फील्ड में 100% आ सकता है, कोल लिग्नाइट में 100% आ सकता है, इंश्योरेंस 100 आ सकता है, फूड प्रोसेसिंग 100 आ सकता है, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और जो है यानी जो खनिज होते हैं वहाँ पे 100% तक आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी ब्राउन फील्ड में 74 आ सकता है। देखिए ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में अंतर है। जब कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी पहले से कार्य कर रही है, कोई हमारा रिसोर्स पहले से है, तो वो ब्राउन फील्ड होता है। और जब कोई स्क्रैच से शुरू किया जाता है, कोई नया इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्कुल बेसिक शुरू किया जाता है, तो वो ग्रीन फील्ड कहलाता है। और डिफेंस में अप टू 74% तक जो है ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। और अगर आगे फर्दर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल जो है वो नेसेसरी होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।